नमस्कार दोस्तों, इस साल 2024 का यूपी-पीसीएस का जो 22 दिसंबर को प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, उस टेस्ट पेपर को हम लोग उसके ऑफिशियल आंसर की के साथ डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए और उन्हें आरोही कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग पेशवाज एंड अरेंज देम इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पहला ऑप्शन क्या है? रघुनाथ राव, बालाजी बाजीराव, उसके बाद है नारायण राव और बालाजी विश्वनाथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको सबसे पहले आएगा बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद आएगा बालाजी बाजीराव, उसके बाद आएगा नारायण राव और आखिरी में आएगा यहाँ पर रघुनाथ राव। तो इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की में क्या दिया गया है? ए दिया गया है। हम लोग एक बार देख लेते हैं जो इस तरीके से सीक्वेंस था सारे पेशवाओं का। यह है आपको पेशवाओं के बारे में इंफॉर्मेशन। तो देखिए, सबसे पहला जो पेशवा बनता है वो है बालाजी विश्वनाथ। इसका टाइम पीरियड क्या है? बालाजी विश्वनाथ का पेशवा का टाइम पीरियड है 1713 से लेकर 1720 तक। बालाजी विश्वनाथ के बाद आता है इसका बेटा बाजीराव वन, जिसका टाइम पीरियड है 1720 से लेकर 1740 तक। उसके बाद आता है बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1761 तक। बालाजी बाजीराव के बाद आता है माधव राव 1761 से लेकर 1772 तक। उसके बाद आता है नारायण राव 1772 से लेकर 1773 तक। और उसके बाद आता है रघुनाथ राव 1773 में। उसके बाद जो है आपको माधव राव नारायण राव को पेशवा बनाया जाता है और आखिरी पेशवा जो है बाजीराव द्वितीय बनता है, आखिरी पेशवा। तो इस तरीके से आपको जो भी पेशवाओं का क्रम था यह आपको समझ में आ गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू अर्ली ट्रेड। प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राचीन भारत में बहुत सी नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, वहां सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। तो यह दोनों पॉइंट जो है आपको सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू अर्ली ट्रेड। देयर आर रेफरेंसेस ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट्स इन एंशिएंट इंडिया। There were large entry ports of goods and traffic। तो वहाँ यातायात और सामान के बड़े बड़े गोदाम थे। तो दोनों पॉइंट आपको प्राचीन भारत से संबंधित सही है। इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की में क्या दिया गया है? ऑप्शन ए दिया गया है। एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। जो आंसर हम लोग को एंशिएंट इंडिया में यह टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं, कोई रेफरेंस है कि नहीं। तो देखिए एंशिएंट इंडिया में दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पोर्ट्स मिलते हैं। डॉकयार्ड हैज बीन एक्सकेवेटेड इन लोथल। सी पोर्ट्स हैव बीन फाउंड एट रंगपुर, सोमनाथ, बालाकोट। एंशिएंट इंडिया में वैदिक इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हम लोग को सी पोर्ट्स के बारे में मिलता है। उसका ताम्रलिप्ति जो है बंगाल में, वहाँ पर भी हमें पोर्ट्स मिलते हैं। दक्षिण भारत में भी पोर्ट्स का उल्लेख मिलता है। तो टू मेजर ट्रांस रीजनल रूट्स ऑफ दिस टाइम वे नॉन एट उत्तरापथ नॉर्थ ईस्ट, इंडो-गैंगेटिक प्लेन टू द पोर्ट सिटी ऑफ ताम्रलिप्ति ऑन द बे ऑफ बंगाल। तो पोर्ट के बारे में हमें उल्लेख एंशिएंट इंडिया में भी देखने को मिलता है। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए जो है जो दिया गया है वह सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग सेन रूलर्स ऑफ बंगाल इन असेंडिंग, अरेंज द फॉलोइंग सेन रूलर्स ऑफ बंगाल इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल। बंगाल के निम्नलिखित सैन्य शासकों को आरोही कालानुक्रमिक अनुसार व्यवस्थित किया। तो पहला क्या दिया गया? ऑप्शन बल्लाल सेन, उसका लक्ष्मण सेन, उसका हेमंत सेन और विजय सेन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपको हेमंत सेन, उसके बाद आएगा विजय सेन, उसके बाद आएगा आपको बल्लाल सेन और आखिरी जो राजा होता है सेन वंश का वह कौन है? लक्ष्मण सेन। यहाँ पर ऑप्शन डी जो दिया गया वो ऑप्शन सही है। एक बार हम लोग इसको देख लें। जो सेन जो डायनेस्टी है उसके राजाएं कौन कौन है, राजा कौन कौन हुआ। देखिए सेन डायनेस्टी जो है, सेना डायनेस्टी, उसमें सबसे पहला राजा होता है सामंत सेना। सामंत सेना फाउंडर है सेना डायनेस्टी का। उसके बाद जो दूसरा राजा होता है हेमंत सेना। उसके बाद होता है विजय सेना। उसके बाद होता है बल्लाल सेना और आखिरी जो है लक्ष्मण सेना। तो सेना डायनेस्टी जो आपको बंगाल के इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, लक्ष्मण सेना को बख्तियार खिलजी पराजित करता है। तो याद रखिएगा इसमें कितने राजा हो गए? एक सामंत सेना, एक दूसरा हेमंत सेना, उसके बाद विजय सेना, उसके बाद बल्लाल सेना और उसके बाद लक्ष्मण सेना। तो इस आधार पर यह क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है। तो उम्मीद है आपको यह समझ में। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू बैरम खान। बैरम खान जो हम लोग अकबर के शुरुआती 1556 से 1560 के आसपास का जो टाइम पीरियड है, उसमें बैरम खान को हम लोग मुगल एम्पायर की कहानी में पढ़ते हैं। तो इसके बाद दिया गया, अकबर गेव द टाइटल ऑफ खाने खाना टू बैरम खान। तो दूसरा ऑप्शन है, द टाइटल वाज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एज वजीर ऑफ एम्पायर। बैरम खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने बैरम खान को खान एक खाना की उपाधि दी थी। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खान की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। इसमें जो यह पहला ऑप्शन है, अकबर ने बैरम खान को खाने खाना की उपाधि दी थी, यह पॉइंट आपको सही है। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खान की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी, गलत है। जब बैरम खान की नियुक्ति की गई आपको 1556 में, द्वितीय बैटल ऑफ पानीपत के युद्ध के विजय के बाद, 1556 में जो द्वितीय बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, उसमें जब अकबर विजय हुआ तो आपको बैरम खान को खाने खाना की उपाधि भी दी गई और उसे वजीर की भी उपाधि दी गई। तो यह जो है, यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खान की नियुक्ति के समय दी गई थी। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन इसमें आपको सही है। इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल ऑप्शन ए दिया गया है। दूसरा गलत है, क्योंकि बैरम खान को उपाधि कब दिया गया था? जब वजीर बना था। तो यह भी आपको ऑप्शन सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको रेफरेंस मिलता है, विकिपीडिया में दिया गया, अकबर कन्फर्ड द टाइटल ऑफ खाने खाना अपॉन बैरम खान व्हेन ही was crowned as the Mughal emperor on 14 February 1556. This title was a mark of honor and respect for Bayram Khan loyalty and service to the Mughal emperor. तो ये बैरम खान के बारे में भी यह क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखिए। राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। तो 2011 की सेंसस के आधार पर हमें अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा जो है पॉपुलेशन किस स्टेट का है? तो आपको उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर आंसर। उसके बाद आपको इस ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? बिहार। उसके बाद आएगा आपको वेस्ट बंगाल और उसके बाद आएगा आपको आंध्र प्रदेश। इसका आंसर डी होगा। पॉपुलेशन 2011 के पॉपुलेशन के अनुसार जो आपको स्टेट का सीक्वेंस है ये हो जाएगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र सेकंड, उसके बाद बिहार, चौथा पे आपको वेस्ट बंगाल है और आंध्र प्रदेश का पोजीशन क्या है? 10वां नंबर पर है। तो इस आधार पर हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ महाराष्ट्र ऑप्शन नहीं है, बंगाल, बिहार जो है आपको सेकंड नंबर पर है। बिहार इस ऑप्शन में सेकंड में है, वैसे ओवरऑल थर्ड है। वेस्ट बंगाल जो है और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जो ऑप्शन डी दिया गया सही है। उसके बाद है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड के प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है यह आपको पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? यह पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। उसके बाद वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है आपको व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। और इमिशन गैप रिपोर्ट जो है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो यह किया जाता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया गया है। यह आपको ऑप्शन ए सही है। एक बार हम लोग तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो चारों जो रिपोर्ट के बारे में बताया गया है यह सही है नहीं है। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन पब्लिश करता है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पब्लिश करता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट पब्लिश करता है। और इमिशन गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है।
तो ये चारों रिपोर्ट पर यह क्वेश्चन बनाया गया है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधियां तक। Consider the following events and arrange them in correct chronological order starting from the earliest to the last activity. तो पहला है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, उसके बाद है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। इसमें जो आंसर होगा वह क्या है, आपको ऑफिशियल आंसर की डी दिया गया है। इसके अनुसार पहला जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उसके बाद ग्रामीण रोजगार सृजन योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, और आखिरी में आपको वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना लॉन्च किया गया। एक बार हम लोग सारी जो योजना है उसके टाइम पीरियड को एक बार हम लोग देख लें, कब कब कौन सा ये लॉन्च किया गया है। ये देखिए, आपको जो सबसे पहला जो लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है आपको 1993 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री योजना कब लॉन्च किया गया है, 1993 में ये लॉन्च किया गया है। देखिए यहाँ 1993 का डेट दिया गया है। उसके बाद जो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कब आया है, तो 1995 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आया है, 2000 में। और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना तो 2001 में। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना बहुत फेमस है। ये कब आया था, यह आया था 1993 ईस्वी में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में लॉन्च किया गया था। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम तो यह लॉन्च किया गया था 1995 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 ईस्वी में। और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना 2001 ईस्वी में यह लॉन्च। इस आधार पर ऑप्शन डी इसका जो दिया गया है वह सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित सूचियां 1 और 2 अर्थशास्त्रीय और लेखकों के नाम उनकी पुस्तकों को क्रमशः दर्शाती है। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर जो लेखक का नाम दिया गया, उसके बुक का नाम दिया गया, तो एक है मिडरल ने कौन सा बुक लिखा है, तो इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन। तो ऑप्शन ये हो जाएगा फर्स्ट का। उसका हिट्समैन के द्वारा जो लिखा गया बुक है वो द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कार्लडोर के द्वारा लिखा गया जो बुक है वो है स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और एडम स्मिथ का द वेल्थ ऑफ द नेशन, ये तो बहुत फेमस बुक है, यह आप सबको मालूम ही होगा। एक बार हम ये चारों बुक को देख लेते हैं, जो ये चारों बुक इनके द्वारा लिखा गया है कि नहीं। तो देखिए, यह जो है चारों बुक का आपको नाम है द इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन, जो है ये किसने लिखा है, तो गुनार माइरल। स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अल्बर्ट डी हर्स्टमैन। स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कार्लडोर। और वेल्थ ऑफ नेशंस वो किसने लिखा, तो एडम स्मिथ ने। यह भी आपको समझ में आ गया होगा, यह चारों इकोनॉमिक का बहुत फेमस बुक है। मिडरल के बारे में हम लोग कब पढ़ते हैं, जब हम लोग प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। यह एडम स्मिथ तो इकोनॉमिक में पढ़ते हैं। तो यह भी दो जो लेखक हैं, इसका भी नाम याद रखिएगा। कार्लडर के द्वारा स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पब्लिश किया गया है, और हिट्समैन के द्वारा द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पब्लिश किया गया। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित कथनों में कौन सा पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में सही नहीं है, इकोलॉजिकल नीश के बारे में सही नहीं है। तो इकोलॉजिकल नीश के बारे में कौन सा पॉइंट सही नहीं है। इकोलॉजिकल नीश जो है यहाँ पर क्या होता है, जो प्रबल प्रजातियां विस्तृत और व्यापक परिस्थितियां निकेत को घेरती है। डोमिनेंट स्पीशीज ऑक्यूपाई एक्सटेंसिव एंड ब्रॉडर इकोलॉजिकल नीश। तो किसी भी इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव वर्क करता है, उसको क्या कहते हैं, उस इन्वायरमेंट का वह इकोलॉजिकल नीश है। तो यहाँ पर आपको पहला पॉइंट सही है। Number of species becomes large in ecological niche of natural ecosystem if resources are sufficient। यह भी सही है। नंबर ऑफ स्पीसीज, मान लीजिए कोई टीचर जो है, पटना में जो है टीचर्स का इकोलॉजिकल नीश है, या दिल्ली में, अगर वहाँ पर रिसोर्स ज़्यादा होगा, स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, तो टीचर्स का भी संख्या वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम्स स्मॉल इन इकोलॉजिकल नीश इफ रिसोर्स आर सफिशिएंट। नहीं, अगर उस इन्वायरमेंट में
रिसोर्स सफिशिएंट होगा तो इकोलॉजिकल नीश जो है वह आपको ज़्यादा बढ़ जाएगा। नीश मतलब जो ऑर्गेनिज्म जिस वर्क के लिए ज़्यादा कैपेबल है, ज़्यादा बेटर है, वो उस इन्वायरमेंट का, उस इन्वायरमेंट में उस ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजिकल नीश हो जाता है। तो डोमिनेंट स्पीशीज ऑक्यूपाई एक्सटेंसिव एंड ब्रॉडर इकोलॉजिकल नीश। यहाँ पर सी गलत है, हम आपको पटना वाला एग्जाम्पल दिए, स्टूडेंट ज़्यादा होगा तो टीचर भी ज़्यादा होगा। Dominance of single species becomes minimum if the resource distribution is equitable in habitat। तो यदि किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल प्रजाति का प्रभुत्व न्यूनतम हो जाता है। यह भी आप टीचर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक टीचर का डोमिनेंस नहीं होगा अगर स्टूडेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा वहां पर। अगर सारे टीचर के पास इक्वल स्टूडेंट मिल रहा है तो किसी एक टीचर का वहां पर इंपॉर्टेंस नहीं आएगा। तो डोमिनेंस ऑफ सिंगल स्पीशीज बिकम्स मिनिमम इफ द रिसोर्स, यहाँ रिसोर्स के रूप में हम एग्जांपल निकाल ले रहे हैं स्टूडेंट को, और नीश क्या है टीचर। तो डोमिनेंस ऑफ सिंगल स्पीशीज बिकम्स मिनिमम इफ द रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्विटेबल इन हैबिटेट। तो यह भी आपको सही है। इसमें गलत कौन सा है? तो सी, जो आपको आंसर सी सही भी किया गया है। उसके बाद है मैच लिस्ट 1 एंड विथ लिस्ट 2। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के आधार पर। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो उड़ीसा में है। नौकरक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो मेघालय में है। अगस्थामलाई कहाँ पर है? तो केरला में। मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो यह आपको मानस जो है असम में है। इसका आंसर भी आपको क्या दिया गया? ऑप्शन डी ऑफिशियल आंसर की में दिया गया। यह आपको दिख रहा होगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं यह जो दिया गया है यह सही है भी या नहीं। यह जो है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ उड़ीसा में आपको दिख रहा है। नौकरक कहाँ है? तो मेघालय में, मेघालय का है। उसके बाद अगस्थामलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? केरला में है। बॉर्डर आपको तमिलनाडु के साथ भी शेयर करता है, लेकिन यह मेनली अगस्थामलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो यह है आपको केरला में। और मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो असम में। तो जो फेमस भी है मानस, सबको मालूम है, बायोस्फीयर रिजर्व असम में। यह जो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी यहाँ पर डिस्कशन किया है, उम्मीद है यह डिस्कशन आपको यूजफुल लग रहा हो। अगर थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना कोई भी सजेशन फीडबैक हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि आपके सजेशन के अनुसार हम अगले वीडियो में उस आपके सजेशन को अनुसार वीडियो को और बेटर बना सकें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले